हेलो एवरीवन, मैं इला स्वागत करती हूँ आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज जो है हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का ही एक टॉपिक को देखेंगे। जैसा कि हम लोगों का हिस्ट्री में प्राचीन भारत का चल रहा है सीरीज़, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग से वो आप लोगों को बतलाया जा रहा है और बहुत जल्द ही प्राचीन भारत को पूरा ख़त्म करवा दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग मध्यकालीन भारत में एंटर करेंगे। तो जैसा कि मौर्य वंश हम लोग पढ़े थे और मौर्य वंश के अंत के बाद मौर्योत्तर काल में जो छोटे मोटे वंश आते हैं और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स होते हैं और कुछ राजा आते हैं किन्होंने क्या काम किया उसको हम लोग देखे थे, जिसमें कि लास्ट क्लासेस हम लोगों की हुई थी शक और कण्व वंश के बारे में। तो आज हम लोग आगे जानेंगे उसी के बाद, क्योंकि जो मौर्य वंश ख़त्म होता है उसके बाद कुछ देशी वंश और कुछ विदेशी वंश दोनों तरीके के लोग शासन करने लगते हैं, उनका साम्राज्य आ जाता है। लेकिन अभी हम लोग देशी पढ़ रहे हैं, मतलब जो देश के अंदर में ही बने थे मौर्य वंश के बाद, और फिर हम लोग विदेशी भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग उसी में, जैसे कि ब्राह्मण वंश हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट क्लासेस हम लोगों की ब्राह्मण वंश की दो वंश हुई थी, शक और कण्व। तो आज उसी के में हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट सातवाहन वंश के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक। तो अच्छे से ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए कि हमारा जो टॉपिक है वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो था ये स्पेशली भारत के दक्षिण एरिया में, मध्य और दक्षिण एरिया, इसका यदि ये जो वंश था, ये जो शासन किया है, रूल किया है, ये जो एरिया है ये है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का एरिया, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है कि सातवाहन वंश का क्षेत्र किधर था, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में सातवाहनों ने अपनी शासन व्यवस्था रखी थी, की थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जैसे सीरीज़ है, ये शुंग वंश चला था, ब्राह्मण वंश में जो हम लोग पढ़े थे, ये शुंग वंश पहले हम लोग देखे थे, जो कि ब्राह्मण वंश था और इसके बारे में हम लोग जाने थे। इसके बाद इसके जो लास्ट शासक हुए उसकी हत्या करके कण्व वंश की नींव पड़ती है, और कण्व वंश का जो लास्ट शासक था उसको ख़त्म करके, उसको मार करके कौन बनता है शासक? सिमुक। सिमुक बनता है और सिमुक जो है वो एक वंश को स्थापित करता है, जिस वंश को क्या नाम दिया गया? सातवाहन वंश। ये जो कण्व वंश का शासक था, लास्ट था सुशर्मन, ये क्या करता है कि सुशर्मन को क्या करता है कि सिमुक जो है, सिमुक मार देता है सुशर्मन को और ये गद्दी पे बैठता है और सातवाहन वंश की नींव रखता है। इसका एरिया कहाँ था? तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। एकदम क्लियर रखिए सब कुछ को। अब देखिए, ये जो सातवाहन वंश है, सातवाहन वंश को पुराण में, स्पेशली मत्स्य पुराण में, इसको आंध्र कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र कहा गया है पुराणों में, ठीक है। और अभिलेखों में इस वंश को सातवाहन कहा गया है, ठीक है। पुराण में इस वंश को क्या कहा गया है? आंध्र कहा गया है। वहीं अभिलेख में क्या कहा गया है? इसको सातवाहन कहा गया है। इसलिए इसको सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसको आंध्र सातवाहन वंश। क्लियर है? अब देखिए, इसका जो टाइमिंग था, ये कितने दिन तक रूल किया था? तो 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक, 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक इसने रूल किया था, ये वंश जो है शासन किया था, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए, क्योंकि हुआ क्या था, इस वंश के अंतर्गत बहुत सारे राजा आए थे, बहुत सारे शासक हुए थे, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना है हम लोगों को। सबसे पहला जो था सिमुक, सबसे पहला कौन था? सिमुक, जो इसका संस्थापक कहा गया है, ठीक है। इस वंश का संस्थापक था सिमुक, और इसने किसकी हत्या की थी? सुशर्मन की हत्या की थी। और फिर जो कि सुशर्मन कौन था? कण्व वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट शासक है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देख रहे हैं सिमुक के बारे में। सिमुक के विषय में बस इतना जानना है कि इसने जो है अपनी राजधानी काकुलम स्थापित की थी। इसने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? काकुलम। लेकिन सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठान होगी, प्रतिष्ठान या पैठान, महाराष्ट्र वाले एरिया में है, ठीक है। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान है, लेकिन सिमुक ने राजधानी काकुलम स्थापित की थी, ठीक है, आंध्र वाले एरिया में काकुलम स्थापित की थी। अब हम लोग नेक्स्ट जो राजा है
उसके बारे में जानेंगे। इसको वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। सातकर्णी प्रथम पहला शासक जो आएगा वो कौन आएगा? सातकर्णी प्रथम। इनके बारे में जानिए। ये जो थे इनको उपाधि मिला था दक्षिणाधिपति, क्योंकि दक्षिण के एरिया में विजित हुए थे ये और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, तो इनको क्या उपाधि मिला था? दक्षिणाधिपति। किनका उपाधि था दक्षिणाधिपति? सातकर्णी प्रथम का। क्लियर है? अब ये जानिए कि इनका जो वर्णन मिलता है, इनके बारे में जो मिलता है जानकारी, वो दो बुक का नाम है जिससे कि सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि और भी होंगे बुक्स, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट है, उसको देखना जरूरी है। पहला है काव्य मीमांसा। इसके रचनाकार जो हैं वो है राजशेखर। काव्य मीमांसा के जो रचनाकार है वो कौन है? राजशेखर। क्लियर है? और नेक्स्ट जो है कामसूत्र, इसके रचनाकार है वात्स्यायन। इससे भी इस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? सातकर्णी प्रथम के बारे में। अब नेक्स्ट चीज जानिए कि इनकी जो पत्नी थी, सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, ये थी नागानिका या नयनिका, इन्हीं का नाम है। नागानिका या नयनिका इसकी पत्नी थी सातकर्णी प्रथम की। इनके बारे में एक स्पेशल चीज ये है कि इनका एक अभिलेख है, नाना घाट का अभिलेख। कौन सा अभिलेख? नाना घाट का अभिलेख है इनका, जिसमें कि सर्वप्रथम वर्णन मिलता है इस नाना घाट अभिलेख में भूमिदान के बारे में। भूमिदान के बारे में पहला जो चर्चा हुआ है, पहला उल्लेख हुआ है, वो कहाँ हुआ है? नाना घाट के अभिलेख में। नाना घाट अभिलेख किसने बनवाया है? तो नागानिका या नयनिका। ठीक है, इसमें भूमिदान का उल्लेख मिलता है। और भूमिदान किनको? तो ब्राह्मणों और बौद्धों को जो भूमिदान में दिया जाता था उसकी जानकारी नाना घाट अभिलेख से मिलती है। आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है कि भूमिदान का जो पहला अभिलेख है, पहला साक्ष्य है, वो कहाँ से मिलता है? तो नाना घाट अभिलेख से मिलता है। क्लियर है? तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये नागानिका और नयनिका कौन थी? तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी, जिन्होंने नाना घाट अभिलेख बनवाया था। क्लियर है? अब चूंकि ये ब्राह्मण वंश था और ब्राह्मणों का एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्चस्वता था, तो ये जो है यज्ञ आदि कर्मकांड पर जोर देते थे। और इसका प्रमाण आप ऐसे लगा सकते हैं कि इन्होंने, सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप लोगों को बतलाया जा चुका है कि घोड़ा को मतलब राजा के द्वारा छोड़ा जाता था, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि राजा अपनी शक्ति का परिचय देता था, और उनका ऐसा रहता था व्यू कि ये घोड़ा को जो पकड़ेगा उसके साथ उसका युद्ध होगा राजा का। ठीक है? और राजसूय यज्ञ जो होता था वो राजा बनने के बाद वो भी शक्ति प्रदर्शन हेतु ही करवाता था। ठीक है, इतना क्लियर है ना? अब देखिए, इसके बाद सातकर्णी प्रथम के बाद जो एक शासक बनता है, राजा बनता है, उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, जो है हाल, जिसका नाम क्या है? हाल। ये जो है ना 17वें नंबर का राजा रहता है। कितनेवें नंबर का राजा होता है? 17वें नंबर का राजा होता है। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्राकृत भाषा के काफ़ी अच्छे जानकार थे, और प्राकृत भाषा में इन्होंने एक इनकी रचना है गाथा सप्तशती, इसको लिखा था। यानी कि गाथा सप्तशती किनकी रचना है? तो हाल की रचना है। हाल कितनेवें नंबर के शासक थे सातवाहन वंश के? तो 17वें नंबर के शासक थे। नेक्स्ट चीज़ देखिए कि इनके बारे में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है हाल के बारे में, कि इन्होंने श्रीलंका को विजिट किया था। श्रीलंका पर इन्होंने, मतलब श्रीलंका से इनका युद्ध हुआ था और श्रीलंका पे इन्होंने अधिकार किया था, लेकिन इसका जो श्रेय है वो विजयानंद को जाना चाहिए था। विजयानंद जो कि इनका मंत्री है हाल का, इसके नेतृत्व में ही श्रीलंका पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, जब ये श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वहाँ के जो राजा थे उनकी पुत्री थी एक लीलावती। श्रीलंका के राजा की पुत्री थी लीलावती, जिनसे कि हाल का विवाह हो जाता है। ठीक है, श्रीलंका के राजा की पुत्री थी लीलावती, जिनसे हाल का विवाह हो जाता है। और जो लीलावती थी वो संस्कृत की बहुत बड़ी जानकार थी, मतलब संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी जानकार थी। और अब जब वो संस्कृत भाषा की जानकार थी तो हाल जो थे राजा, इनको उनसे एक कम्युनिकेशन के लिए संस्कृत सीखना ज़रूरी था। तो वो संस्कृत सीखने के लिए एक उनके दरबार में आते हैं
सर्ववर्मन, एक बहुत बड़े विद्वान संस्कृत के सर्ववर्मन उनके दरबार में आते हैं और उनके सानिध्य में हाल जो है वो सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं और संस्कृत में फिर अच्छे तरीके से निपुण होते हैं। तो ये जो सर्ववर्मन है, इनकी एक रचना है जो अक्सर एग्जाम में आता है, का तंत्र, ठीक है, जो कि व्याकरण की पुस्तक है, ये सर्ववर्मन की रचना है। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट जो है ये गाथा सप्तशती हाल की रचना है जो कि प्राकृत भाषा में है ये बुक, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एक चीज और, गुणाढ्य। गुणाढ्य जो थे ये इन्हीं के दरबार में थे, हाल के दरबार में गुणाढ्य थे जिनकी रचना है बृहत कथा कोश। क्या है रचना? बृहत कथा कोश, ठीक है। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा तो अच्छा होगा, बृहत कथा कोश। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट राजा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा काम करेंगे, उनके साथ मतलब बहुत कुछ जानना है उनके बारे में, जो कि होंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में, जिन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की और बहुत योग्य शासक के रूप में सामने आए। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में सबसे पहले ये जानिए कि ये जो है इनके नाम से पहले इनकी माता का नाम गौतमी, ये प्रमाणित करता है कि सातवाहन वंश जो था वो मातृसत्तात्मक था और माताओं को वर्चस्वता दी जाती थी। यदि माता का नाम राजा अपने नाम के आगे लगा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रधानता देने वाली बात है, महत्ता देने वाली बात है। तो जैसे हम लोग देखे थे ना सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ प्रधान समाज और इस तरीके का, उसके बाद हम लोगों को सातवाहन वंश में ही ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है, इनके बारे में समस्त जानकारी मिलती है नासिक अभिलेख से। कहाँ से? नासिक अभिलेख से। और ये जो नासिक अभिलेख है ना, ये इनकी माता गौतमी द्वारा लिखवाए गए थे, ठीक है। किनके द्वारा? गौतमी के द्वारा लिखवाए गए थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, इनको कुछ कुछ उपाधि दिया गया है, कुछ इनके अन्य नाम है तो उसको देखना जरूरी है। एक बार देख लेते हैं हम लोग। इन्हें एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है, एकमात्र ब्राह्मण की उपाधि मिली है। अद्वितीय ब्राह्मण भी इन्हें कहा गया है। नेक्स्ट, ये जो है खुद को कृष्ण, बलराम और शंकरसन के समतुल्य मानते थे, खुद से ऐसा सोचते थे, ये बोलते थे कि मैं कृष्ण, बलराम और शंकरसन के समतुल्य हूँ। नेक्स्ट जो है, इन्हें त्रिसमुद्र की भी उपाधि मिली है, मतलब कि तीनों समुद्रों को विजित करने वाला। यानी कि इनके टाइम में क्या हुआ था कि पूरा जो हिंद महासागर वाला एरिया है, अरब सागर वाला एरिया है, बंगाल की खाड़ी वाला एरिया, तीनों को इन्होंने क्या किया था? जीत लिया था। यानी कि इनका साम्राज्य काफ़ी फैल गया था। नेक्स्ट चीज़ इनके बारे में देखिए कि इनके टाइमिंग में ही जो है ना नागार्जुन थे, नागार्जुन इनके समकालीन थे, वही नागार्जुन जिन्होंने शून्यवाद को प्रतिपादित किया था, ठीक है। शून्यवाद के प्रतिपादक जो नागार्जुन थे वो किनके समकालीन थे? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे। क्लियर है। और इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन्होंने शक शासक नहपान को हराया था। जैसे कि अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जब मौर्य वंश का अंतिम समय था तो कुछ देशी राज्य और कुछ विदेशी राज्य उभरे, तो विदेशी राज्य में ये शक लोग आते हैं, तो यही शक शासक था एक नहपान, हालांकि इसको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी इतना जानिए कि एक शक शासक था नहपान, जिसको कि किसने हराया था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। क्लियर है इतना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है ये है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं। तो ये जो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी थे, इनका सबसे पहले ये जानिए कि इनका भी नाम के आगे इनकी भी माता का नाम है और इनकी उपाधि थी दक्षिणापथेश्वर और महाराज, ठीक है। दक्षिणापथेश्वर और महाराज इनकी उपाधि थी। किनकी उपाधि थी? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की उपाधि थी। क्लियर है। महाराज और दक्षिणापथेश्वर, इनके बारे में कहा जाता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में कि इनको प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने जो है ना आंध्र प्रदेश को पूरी तरीके से जीत लिया था। आंध्र प्रदेश के अधिकांशतः हिस्से में था, शासन हो रहा था,
सातवाहनों का ही, लेकिन पूरी तरीके से जो विजित करेंगे वो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी करेंगे। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा गया, प्रथम आंध्र सम्राट। नेक्स्ट जो इनका काम था, इन्होंने क्या किया था, अमरावती का जो बौद्ध स्तूप था, अमरावती में जो बौद्ध स्तूप बनवाया गया था उसको डेकोरेट करवाया था। ठीक है, बना हुआ प्रॉपर्ली था लेकिन बाद में डेकोरेट करवाने का काम किया है इन्होंने। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में, बस इनका उपाधि जानना है। दक्षिणापतेश्वर महाराज, प्रथम आंध्र सम्राट इनको कहा गया है, और अमरावती के बौद्ध स्तूप को इन्होंने क्या किया था, डेकोरेट करवाया था। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट जो है यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, इसको कहा जाता है ना यज्ञ श्री सातकर्णी क्योंकि सातवाहन वंश का अंतिम प्रमुख राजा, अंतिम राजा नहीं, अंतिम राजा है ये पुलवामी थर्ड, इसको जान लीजिए। अंतिम राजा कौन है सातवाहनों का, सातवाहन वंश का पुलवामी थर्ड, लेकिन अंतिम प्रमुख राजा जो है वो यज्ञ श्री सातकर्णी है। इनके बारे में ये जानिए कि ये जो है ना व्यापार वाणिज्य को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिए थे, यानी कि व्यापार वाणिज्य को, ये समुद्री व्यापार को स्पेशली और नौकायान को, ये सब को ये प्राथमिकता देते थे। जैसे ऐसे समझ सकते हैं आप कि जब हाल राजा बना था, हाल के बारे में अभी आप लोगों ने देखा, जब हाल राजा बना था तो क्या था कि उसने साहित्य को ज़्यादा जोड़ दिया, मतलब बुक्स के, जैसे कि हम लोगों ने देखा ना गाथा सप्तशती, बहुत सारे विद्वान उनके दरबार में आए थे। उसी तरीके से यज्ञ श्री सातकर्णी जो थे ये व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे। ठीक है, और लास्ट था कौन, पुलवामी थर्ड। बस इतना ही जानना है राजा के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि मिसलेनियस कह सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिलता है, तो वो जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि नाना घाट अभिलेख में हम लोगों ने देखा कि ग्राम भूमि यानी कि भूमि दान का परंपरा स्टार्ट हुआ है इसी काल में। ठीक है, भूमि दान का परंपरा स्टार्ट हुआ इसी काल में। नेक्स्ट चीज़ जानिए इस वंश के बारे में कि इन्होंने और क्या किया कि जो भिक्षुक होते थे, बौद्ध भिक्षुक या फिर किसी जो भी भिक्षुक होते थे, उनको इस काल में कर मुक्त कर दिया गया, टैक्स उनको नहीं देना था। ठीक है, भिक्षुकों को कर मुक्त करने का जो स्टार्टिंग हुआ है यहीं से हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इस टाइम का कि सामंत जो होता है ना, सामंत का पहला रूप, हालांकि सामंत व्यवस्था जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में आएगा, गुप्त वंश के टाइम में अच्छे तरीके से आएगा, लेकिन सामंतवादी जो रूप है वो पहला झलक जो कह सकते हैं इसी टाइमिंग में शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जानिए इस वंश के बारे में कि इन्होंने जो है ना शीशा का सिक्का बहुत चलाया था, शीशा का सिक्का बहुत चलाया था सातवाहनों ने। क्लियर है, शीशा का सिक्का, हालांकि इसके अतिरिक्त प्रोटीन का सिक्का, तांबा का सिक्का, ये सब भी चलाया था, लेकिन जो है शीशा का ये जो सिक्का था वो अधिक चलाया था। क्लियर है, और हम लोग ये जान रहे हैं कि इनका क्या था कि मातृप्रधान था समाज, इनका समाज कैसा था, मातृप्रधान समाज था, अभी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट जो है और एक चीज़ जानिए कि इनके टाइमिंग में क्या था कि प्राकृत भाषा को बहुत ज़्यादा महत्ता दी जाती थी और ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था ज़्यादा। बिल्कुल आप लोगों का एक नोट्स तैयार हो सकता है यदि आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे तो। ठीक है, और जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, वो बस सुन के जा सकते हैं, लेकिन नोट्स बन सकता है यदि आप लोग ध्यान देंगे। क्लियर है इतना। अब यदि और कुछ देखें इस वंश के बारे में तो और तो कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि व्यापार वाणिज्य का यदि बात किया जाए तो व्यापार, जैसे कि हम लोग देखें कि यज्ञश्री सातकर्णी के टाइमिंग में व्यापार वाणिज्य बहुत ज़्यादा अपने चरम पे चला गया था। और इसी के टाइम में ये जो राजा है यज्ञश्री सातकर्णी, इसी के टाइमिंग में क्या हुआ था ना कि वंश टूटने लगा था, बिखरने लगा था। आप लोग जानते होंगे कुछ छोटे छोटे वंश जैसे वाकाटक वंश, इक्ष्वाकु वंश, ये सब जो है ये सब बनने लगे थे इसी टाइमिंग में। पल्लव दक्षिण में, ये सब इसी के टाइम में होने लगा था। और व्यापार वाणिज्य में एक चीज़ और जानी कि भड़ौच था एक जगह, वहाँ पे बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का काम करता था वो इस टाइम में, भड़ौच। ठीक है, भड़ौच। और ये एक दो चीज़ और चीज़ है कि यदि समाज का बात करें तो ऐसे ही जैसे 4 वर्ण में होता था समाज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी तरीके से समाज था। बाकी जो भी है इम्पोर्टेंट उसको बता दिया गया है। तो इसका नोट्स तैयार कीजिए और उसको देखिए 1-2 बार, क्वेश्चन नहीं छूटेगा,
बाकी कुछ कुछ चीज़ जो होता है बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसना है, जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन मेनली बनाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिसर्च नहीं करना है, बार बार कह रहे हैं। तो जो भी बतलाया जा रहा है उसको लिखिए, पढ़िए, बुक्स लेके पढ़िए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए।